हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम सबके लाइफ में एक ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी सारी बातें शेयर करते हैं और जिसके साथ हमें जाना आना या फिर कुछ भी चीज़ शेयर करना या फिर कहीं घूमने जाना बहुत पसंद हो, जिसे हम फ्रेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट थ्रू हम समझते हैं कि पोएट ने किसे अपना फ्रेंड कहा है और किसके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ड फ्रेंडशिप। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है, जब आप फ्रेंडशिप वर्ड सुनते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है, राइट योर आइडियाज़ इन द ब्लैंक सर्कल। तो अपने आइडियाज़ को इन ब्लैंक सर्कल्स में फिल कीजिए। तो चलिए हम इसको फिल करते हैं। जब हम फ्रेंडशिप वर्ड सुनते हैं तो हमारे सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, ट्रस्ट, सेकेंड सपोर्ट, थर्ड शेयरिंग एंड फोर्थ केयर। तो एक फ्रेंड में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो ट्रस्टवर्दी हो, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, जो हमें हमेशा सपोर्ट करे, हमारे साथ चीज़ें शेयर करे या फिर हम उसके साथ सारी चीज़ें अपनी कंफर्टेबली शेयर कर सकें। एंड फोर्थ, जो हमारी केयर करे या फिर हम भी उनकी केयर करें। ठीक है, उसके बाद से क्या है, रीड द वर्ड्स। चलिए इस वर्ड्स को पढ़ते हैं। पुट ए टिक इन द बॉक्स नियर ईच वर्ड डेट यू कैन यूज़ टू डिस्क्राइब योर फ्रेंड। तो आप अपने अपने फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए इन सारे वर्ड्स में से किस चीज़ों कौन से वर्ड का यूज़ करोगे। ठीक है, पहला क्या है, ट्रस्टवर्दी। तो आपका फ्रेंड कैसा है, आप उस पर ट्रस्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते, तो बेशक कर पाते हैं, करेक्ट। अनरिलायबल, जिस पर हम ट्रस्ट नहीं करते या डिपेंड नहीं हो पाते, तो ये गलत है। थर्ड है अनसेल्फिश, ठीक है, इस पर हम टिक करेंगे। उसके बाद से अनकेयरिंग, ये नहीं है। सपोर्टिव, ऑफ कोर्स, केयरिंग, हेल्पफुल, काइंड, अनहेल्पफुल एंड इंडिफरेंट। अब हम देखते हैं एक्टिविटीज़। लेट्स चेक हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड। तो चलिए देखते हैं हमने कितना समझा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हु आर द पोएट्स फ्रेंड्स। तो पोएट जो है, इस पोएम के जो The sunshine flickers through the lace of leaves and kisses the poet's face like a mother before bed. तो यहाँ पे पोएट ने सनशाइन की तुलना किससे की है, माँ के प्यार से। ठीक है, जिस तरह से माँ बच्चे जब सोने जाते हैं तो माँ उनको बहुत प्यार से गोदी में रखती है, फिर खिला के होता है ना, प्यार से किस करके उन्हें गुड नाइट किस करती है, फिर उन्हें सुला देती है। तो उसकी तुलना उन्होंने किससे की है, सनशाइन से। ठीक है, जिस तरह से माँ बच्चों को दुलार के और उसके बाद से उन्हें प्यार से किस करती है, उसी तरह से पॉइंट कह रहे हैं कि सनशाइन जो है, सन की जो किरणें हैं वो पत्तों से आकर टकराकर पोएट्स के फेस पे ऐसे गिर रही हो जैसे कि सोते हुए टाइम पे माँ अपने बच्चे को किस कर रही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट डज द विंड विस्पर। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि हवाएं जो है वो क्या कह रही है। तो आंसर है, द विंड whispers pretty things softly as it moves over the grass। तो पोइट ये कह रहे हैं कि जब विंड जो है वो बहुत कुछ कह रही है, ठीक है, बहुत सॉफ्टली बहुत सारी चीज़ें कह रही है, जब भी वो लहरा के घासों की ओर से जा रही है तो बहुत कुछ कह रही है। सो ई क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, हुज केयरफुल विंग्स डज द पोएट फील। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि पोएट जो है वो किसके विंग्स मीन्स पंख जो होता है ना, पंख फील कर रहे हैं। ठीक है, केयरफुल पंख फील कर रहे हैं। तो आंसर देखते हैं, द पोएट फील्स द केयरफुल विंग्स ऑफ द विंड। तो वो हवाओं के पंख को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज जेंटल फ्रेंड्स लाइक द सन
sunshine and wind are always near to protect and comfort the child। तो पोइट ये कह रहे हैं क्यों एक बच्चे को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स लाइक हमारे आसपास स्काई, सनशाइन और विंड हमेशा रहते हैं हमारे एक अच्छे दोस्त की तरह, हमें कंफर्ट करने के लिए और हमें प्रोटेक्ट करने। हमारे आसपास स्काई, सनशाइन और विंड हमेशा रहते हैं हमारे एक अच्छे दोस्त की तरह, हमें कंफर्ट करने के लिए और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट और कंफर्ट करने के लिए हमारे आसपास हमेशा स्काई, सनशाइन एंड विंड एज ए फ्रेंड हमेशा हमारे आसपास रहते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं। कैन यू कंसिडर द स्काई, द सनशाइन एंड द विंड एज योर फ्रेंड, व्हाई? तो जी नंबर क्वेश्चन ये है कि क्या आप सनशाइन हो, स्काई हो और विंड हो उसको अपना फ्रेंड मान सकते हो, क्यों? तो चलिए आंसर देखते हैं। यस, तो हम सनशाइन, स्काई और विंड को अपना फ्रेंड मान सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर जेंटल, केयरिंग एंड ऑलवेज अराउंड टू मेक अस फील सेफ एंड हैप्पी जस्ट लाइक ट्रू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या आंसर कि हाँ, बेशक हम सनशाइन, स्काई एंड विंड को अपना दोस्त मानते हैं क्योंकि वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, हमें केयर करते हैं, हमें ऐसे मीन्स होता है ना, हमें हैप्पी एंड सेफ फील कराने के लिए वो हमेशा आसपास होते हैं। ठीक है, नेचर में हमें बेशक खुशी मिलती है, अच्छा लगता है हमें नेचर में टाइम स्पेंड करना और हमारा मन भी खुश हो जाता है नेचर में। तो एक ट्रू फ्रेंड्स की तरह सनशाइन, स्काई एंड विंड भी हमारे आसपास रहती है हमें खुश एंड प्रोटेक्ट रखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द वंस गिवन बिलो। तो जिस तरह से हमने पहले भी लिखा है सारे पोएम्स में, क्लास 6 के जितने भी हमने पोएम्स पढ़े हैं या समझे सीखे हैं उन सब में हमने देखा है कि हम राइमिंग वर्ड्स सॉल्व करते हैं। तो आप समझ गए हो राइमिंग वर्ड्स क्या है। तो चलिए अब इसका राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। वाइल ट्री लेस हेड, यहाँ पे क्या है, ग्रास थिंग्स नियर सी। तो इसका राइमिंग वर्ड्स हम देखते हैं। वाइल स्माइल ट्री मी, लेस फेस हेड बेड, grass pass things wings near fair see be। ठीक है, आप सबको पता है राइमिंग वर्ड्स क्या है। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स है जिसका साउंड सिमिलर होता है, सुनने में जिसका एंडिंग साउंड जो है वो सुनने में सिमिलर होता है, जैसे कि वाइल स्माइल, ट्री मी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रीड द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द 4 stanzas ऑफ द पोएम गिवन बिलो, identify and write the stanza number next to each explanation। तो the poet asked the child not to be afraid because whenever the child might be, his gentle friends will be around। ठीक है, तो हमारे आसपास हमेशा कुछ ऐसे दोस्त रहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमेशा हमारे, तो ये सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स। ठीक है, पोएट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सबको पता है पोएट यहाँ पे नेचर की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्काई, सनशाइन, ग्रास, फ्लावर, बहुत सारी चीजें नेचर में। ठीक है, मुझे ये सब ट्री हो गया, बात चर्पिंग हो गया, ये सारी चीजें होता है। तो यहाँ पे पोएट क्या कह पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये है बच्चे को, चिल्ड्रन को कभी नहीं डरना चाहिए कहीं भी जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या है, उसके फ्रेंड्स हमेशा साथ होते हैं। कौन सा फ्रेंड? स्काई, सनशाइन। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या था, हमारे आसपास रहता है, तो हमें कभी नहीं डरना चाहिए। बेसिकली ये पोएम तो ये है आंसर देखते हैं, आंसर मत देखो। तो ये है स्टेंजा नंबर 4। आप कहीं पर देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हमें पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेनेशन, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। The sunshine passes through the lips and falls upon the poet's face. The poet compares the falling of sunshine upon the face with mother kissing a child before bed। तो जिस तरह से हमने आंसर में पढ़ा कि पोएट इतना ज्ञान पे जो सूर्य की किरणें पड़ रही है उसको किससे कंपेयर किया था उसने, मुझे ये सब उन्होंने किससे कंपेयर किया था, अकेला रहने से एंजाइटी होता है, एक माँ के प्यार से। ठीक है, एक माँ के प्यार से क्या होता है, माँ का प्यार है, एक माँ का प्यार क्या होता है, लेम, समझाने भी नहीं आता टीचर। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या है हमें भूल के कहाँ बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या था हमारा, एक काम करते हैं हम इनसे सवाल का पूरा देते हैं और 2 काम फिर से कर देते हैं क्योंकि हम सेटिस्फाइड। तो ये है आंसर देखते हैं, आंसर मत देखो। तो ये है स्टेंजा नंबर 4। अभी हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेनेशन। द सनशाइन passes through the lips and falls upon the poet's face. The poet compares the falling of sunshine upon the face with mother kissing a child before bed। तो जिस तरह से हमने आंसर में पढ़ा कि पोएट
पे जो सूर्य की किरणें पड़ रही है तो उसको किससे कंपेयर किया था उसने, उन्होंने किससे कंपेयर किया था उसको, एक माँ के प्यार से। ठीक है, एक माँ के प्यार से क्या होता है, माँ का प्यार प्यार है आपको, एक माँ का प्यार क्या होता है, लेम, समझाने भी नहीं आता, टीचर बनेंगे। तो ये है स्टेंजा नंबर 4। अभी हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेनेशन। The sunshine passes through the lips and falls upon the poet's face. The poet compares the falling of sunshine upon the face with mother kissing a child before bed. तो जिस तरह से हमने आंसर में पढ़ा कि पोएट पे जो सूर्य की किरणें पड़ रही है, उन्होंने किससे कंपेयर किया था उसको, एक माँ के प्यार से। ठीक है, अभी देखते हैं हम 3। The sunshine passes through the lips and falls upon the poet's face. The poet compares the falling of sunshine upon the face with mother kissing a child before bed. तो जिस तरह से अभी हमने ऊपर इसको समझा था कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, सोने से पहले उसे उसके फोरहेड पे किस करती है, उसे प्यार से सुलाती है, उसी तरह से पोएट माँ के प्यार को किससे कंपेयर कर रहे थे, सन की किरणों से। ये है स्टेंजा 2। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 4 देखते हैं। द पोएट लाइज अंडर ए ट्री एंड लुक्स एट द स्काई थ्रू इट। द स्काई इज लाइक ए काइंड बिग स्माइल बेंड स्वीटली ओवर द पोएट। तो 4th एक्सप्लेनेशन क्या है, पोएट जो है ग्राउंड पे लेट के आसमान की तरफ देख रहे हैं, और उनको आसमान किस तरह दिख रहा है, उनको आसमान ऐसे दिख रहा है कि आसमान उनकी तरफ बहुत प्यार से देखते हुए एक प्यारा सा स्माइल दे रहा है। ठीक है, तो ये है स्टेंजा नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूज द आइडियाज रिटन इन द कार्ड्स टू टेल द समरी ऑफ द पोएम टू क्लास। तो आपको यहाँ पे कुछ कार्ड्स में कुछ आइडियाज़ लिखे गए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, आपको इन वर्ड का यूज़ करके पोएम का समरी जो है वो अपने क्लास में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या है। लाइंग ऑन द ग्राउंड, इनविजिबल, ए चाइल्ड, नो फियर, लेस ऑफ लिप्स, kisses like mother, gentle friends, whisper pretty things, careful wings, a kind big smile, looking through the trees। तो चलिए हम पोएम की समरी साथ में पढ़ते हैं। क्या है, द पोएट लाइज ऑन द ग्राउंड अंडर ए ट्री एंड लुक्स अप थ्रू द लेस ऑफ लिप्स। द स्काई स्माइल्स काइंडली लाइक ए बिग जेंटल फ्रेंड। The sunshine trickles through the lips and kisses the poet's face like mother's kiss before bed. The wind whispers pretty things as it passes over the grass, and though invisible, the poet feels its gentle wings. The poet reminds us that many gentle friends are around us, even if we cannot see them. So children should never feel afraid. हवाएं जो है वो घासों से लहराते हुए बहुत सी कुछ कह रही है। ठीक है, बहुत बातें कह रही है, वो उन्हें समझ नहीं पा रहे, छू नहीं देख नहीं पा रहे, बट उसको महसूस कर पा रहे। ठीक है, तो पोएट हमें क्या रिमाइंड करवा रहे हैं, मतलब पोएट हमें क्या याद दिला रहे हैं कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। ठीक है, अकेले हम अगर हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे आसपास हमेशा हमारे ट्रू फ्रेंड्स, चाहे हम उन्हें देख ना पाए लेकिन वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, जिसे हम नेचर कहते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं हमें कंफर्ट करने के लिए। हम उन्हें देख के भी खुश रह सकते हैं। ठीक है, नेचर से बातें कर सकते हैं, आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपको अच्छा फील होता है। तभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो पोएट ने इस लाइन में क्या कहा है कि आसमान जो है वो एक बड़े स्माइल की तरह लग रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि स्माइल उनको ऐसा स्काई उनको ऐसा दिख रहा था कि वो उनकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर आर द
पोएट यूज लिटररी डिवाइस कॉल स्माइल, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ने लिटररी डिवाइस का यूज़ किया है जिसे हम स्माइल कहते हैं। वेयर द वर्ड लाइक इज यूज टू कंपेयर द स्काई विद द स्माइल। तो यहाँ पोएट ने इसका यहाँ स्माइल एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें लाइक या एस का यूज़ करके दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। यहाँ पोएट ने स्काई को बिग स्माइल से कंपेयर किया है, ठीक है। सहा पहले वाला काट देना। A smile is a literal device to compare one thing with another of a different kind using like or as. This literal device is used to make a description more vivid. ठीक है। तो स्माइल एक लिटरल डिवाइस होता है जिसमें लाइक या एज का यूज़ करके दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो जो डिस्क्रिप्शन है किसी, जैसे पोएम हो या कोई भी डिस्क्रिप्शन हो, वो और ज़्यादा अच्छा लगे पढ़ने के लिए या सुनने के लिए, ठीक है। तो इसलिए लिटरल डिवाइस का यूज़ किया जाता है। अभी हम देखते हैं क्या है। फाइंड द अदर स्माइल इन द पोएम एंड राइट इट डाउन। तो आप ऐसे और भी वर्ड्स को पोएम से सर्च करो और लिखो। चलिए हमने क्या क्या देखा। जैसे कि हमने पढ़ा अभी, स्काई उनको ऐसा दिख रहा था कि वो उनकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हियर द पोएट यूज लिटरल डिवाइस कॉल स्माइल, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ने लिटरल डिवाइस का यूज़ किया है जिसे हम स्माइल कहते हैं। वेयर द वर्ड लाइक इज यूज टू कंपेयर द स्काई विद द स्माइल। फाइंड द अदर स्माइल इन द पोएम एंड राइट इट डाउन। तो आप ऐसे और भी वर्ड्स को पोएम से सर्च करो और लिखो। चलिए हमने क्या क्या देखा। क्या है। एंड किसेस मी अप द फेस लाइक मदर बिफोर बेड। तो यहाँ पे भी एक कंपेयर है। यहाँ पे सनशाइन जो उनके चेहरे पे पड़ रहा था, पोएट्स के चेहरे पे पड़ रहा था, उसको उन्होंने किससे कंपेयर किया था, मदर के किस से, ठीक है। अब हम देखते हैं बी। लेट्स लर्न ए फ्यू स्मेल्स। पहला क्या है, चलिए हम कुछ स्मेल सीखते हैं। पहला क्या है, लाइक ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सेकेंड है एज प्योर एज स्नो। थर्ड है लाइक ए रे ऑफ सनशाइन। फोर्थ है एज कोल्ड एज आइस। एंड फिफ्थ है एज ब्राइट एज द मून। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रीड द पोएम एंड अंडरलाइन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पोएम। तो यहाँ पे यह है कैपिटल लेटर एस एंड स्मॉल लेटर एस, उसी तरह से कैपिटल लेटर डब्ल्यू एंड स्मॉल लेटर डब्ल्यू। तो यहाँ पे 7 नंबर क्या कहा गया है कि आप पोएम को पढ़ो एंड रीड द पोएम अंडरलाइन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पोएम। तो आप पोएम को पढ़ो और ये फॉलोइंग लाइन्स को अंडरलाइन करो, ठीक है। क्या क्या है, स्काई, सनशाइन एंड विंड। यहाँ पे क्या कहा गया है, द पोएट हैज़ गिवन द स्काई, the sunshine and the wind human-like characters. The poet has used capital letter at the beginning of each word, just like we use them before our names. तो पोएट यहाँ पे क्या बताया गया है कि पोएट ने सनशाइन, स्काई एंड विंड इसको ह्यूमन कैरेक्टर की तरह बताया है, ठीक है। पोएम में जिस तरह से वो हमें देख के स्माइल कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हम उनके साथ खुश हैं, उस तरह से उन्होंने बताया। उसको उन्होंने ह्यूमन कैरेक्टर की तरह डिफाइन किया है, स्काई को, सनशाइन को और विंड को, ठीक है। और पोएट ने क्या किया है, कैपिटल लेटर का यूज़ किया है, ठीक है। स्काई के आगे कैपिटल लेटर, सनशाइन के आगे, यहाँ पे देखिए आप, स्काई के आगे कैपिटल लेटर, सनशाइन के आगे कैपिटल लेटर, विंड के आगे कैपिटल लेटर। किस तरह से, जिस तरह से हम अपना नाम लिखते हैं ना, एग्जाम्पल हम लिखते हैं राम, ठीक है। जब हम राम लिखते हैं तो पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे पोएट ने स्काई, सनशाइन और विंड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखा है। द पोएट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट एंड एनिमल्स एंड मेक देम ह्यूमन लाइक। दिस इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। पोएट ने एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी है, ठीक है, पोएम में। जिस तरह से स्काई का स्माइल करना, उसके बाद से विंड्स का बोलना, ये ह्यूमन क्वालिटीज है। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, अब टेबल में दिए गए हेडिंग्स को नीचे स्काई, सनशाइन और
विंड की वो एक्टिविटीज़ लिखो जो इंसान की एक्शंस जैसी लगती है, ठीक है। तो स्काई, सनशाइन और विंड, इनकी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि इंसान की एक्टिविटीज़ जैसी लगती है, ठीक है। जैसे पोएम में बताया गया है, हाँ, स्काई की क्या थी, स्माइल्स काइंडली बिग, ये तरीका। तो स्काई की क्या क्वालिटीज़ थी, स्माइल्स काइंडली लाइक ए बिग स्माइल, बेंड स्वीटली ओवर द पोएट। सेकेंड, तो स्काई की क्या क्वालिटीज़ थी, स्माइल्स काइंडली लाइक ए बिग स्माइल, बेंड स्वीटली ओवर द पोएट। सेकेंड, फ्लिकर्स थ्रू द लेस ऑफ लिप्स, kisses the poet's face like a mother. विंड का comes stealing over the grass, whisper pretty thing। तो स्काई की कौन सी ऐसी क्वालिटीज बताई जो ह्यूमन की एक्टिविटीज जैसे सेम थी। मदर की किस की तरह लग रहा था, ठीक है, जैसे कि माँ अपने बच्चे को प्यार से किस कर रही हो, उसी तरह विंड्स का जो है वो उसको टच महसूस हो रहा था, उसका लहराना उसको अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि विंड्स जो है वो कुछ धीरे धीरे बोल रही है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यू हैव कम अक्रॉस द वर्ड सनशाइन इन द पोएम, देयर आर मेनी वर्ड्स दैट बिगिन विद द वर्ड सन, लेट्स रीड ए फ्यू ऑफ देम। तो आपने सनशाइन पढ़ के आया है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो सन से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। क्या है, सन और स्क्रीन, क्या हुआ, सनस्क्रीन। सेकेंड है सन और ग्लास, क्या हुआ, सन ग्लास। थर्ड है सन प्लस लाइट, क्या हुआ, सनलाइट। उसके बाद से सन एंड फ्लावर, सनफ्लावर। यहाँ पे क्या बोला गया, नाउ एड वर्ड्स टू रेन टू मेक न्यू वर्ड्स। तो आप रेन के साथ कुछ वर्ड ऐड करो नए वर्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले हमने रेन के साथ क्या ऐड किया, तो क्या बना, रेन कोट। सेकेंड, रेन के साथ हमने क्या ऐड किया, बो, तो क्या बना, रेनबो। उसी तरह रेन के साथ हमने क्या ऐड किया, फॉल, तो क्या बना, रेनफॉल। उसके बाद रेन के साथ हमने क्या ऐड किया, ड्रॉप, क्या बना, रेन ड्रॉप। उसके बाद से रेन के साथ हमने क्या ऐड किया, वाटर, तो क्या बना, रेन वाटर, ठीक है। तो हमारे बॉक्सेस में यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, हमें इन वर्ड्स का इन लेटर्स का यूज़ करके वर्ड बनाने हैं। एक हमें यहाँ पे बताया गया है ऐप से, फ़ोन पर हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, इन लेटर्स का यूज़ करके वर्ड बनाने हैं। एक हमें यहाँ पे बताया गया है ऐप से, फ़ोन पर हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। Here the adjective kind is placed before the adjective big। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एडजेक्टिव जो वर्ड होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता, जो उसकी विशेषता को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन में दो एडजेक्टिव वर्ड है। तो पहला, हेयर द एडजेक्टिव काइंड इज प्लेस बिफोर द एडजेक्टिव बिग। तो यहाँ पे बिग से पहले काइंड का यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो इसको समझते हैं। व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव इज यूज before a noun, the adjectives are placed in a particular order. Let's learn the order of adjectives which we usually use। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जब हम किसी नाउन के पहले एक से ज़्यादा एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में यूज होते हैं, ठीक है। तो उसको चलिए हम इस टेबल थ्रू समझते हैं। ऑर्गेन, इंडियन, मटेरियल, प्लास्टिक। बी देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, रीड द सेंटेंस। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है वो एडजेक्टिव जो है उसको करेक्टली यूज़ नहीं किया गया है। आप इसको पढ़िए, पढ़ के समझिए। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। आई मेट ए टॉल ओल्ड
kind man. He bought me a plastic red round beautiful ball. He also bought me a wooden heavy bed. तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो करेक्ट नहीं है, पढ़ने में भी इनकम्फर्टेबल लग रहा है. देखते हैं. नाउ रीराइट द सेंटेंस बाय प्लेसिंग द एडजेक्टिव्स इन द राइट ऑर्डर. तो चलिए इसको राइट ऑर्डर में लिख के हम इसको पढ़ते हैं. आई मेट ए काइंड ओल्ड tall man. He bought me a beautiful round red plastic ball. He also bought me a heavy wooden bed. ठीक है, तो ये कितना परफेक्टली साउंड कर रहा है और पढ़ने में भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो. तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, आपको इस गैप को फिल करना है करेक्ट एडजेक्टिव्स का यूज करके. ठीक है, पहला क्या है. आई सॉ ए गर्ल. ठीक है, I saw a young, tall, beautiful girl. Point number 2 क्या है. She was wearing frock. She was wearing a red cotton frock. ठीक है. थर्ड है. She had bag. She had a tiny white cute bag. ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. Let's practice some grammar. तो चलिए कुछ ग्रामर प्रैक्टिस करते हैं. पहला ए नंबर क्या है. Read the words and write a DZ for adjective and adv for adverb. Here the words two are done for you. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको वर्ड्स को पढ़ के बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव है एंड कौन सा एडवर्ब. आपको एडवर्ब जो वर्ड है उसके आगे में adv लिखना है और एडजेक्टिव जो वर्ड है उसके आगे में adj लिखना है. ठीक है. पहला क्या है. काइंड, उसके बाद से स्वीट, प्रिटी, केयरफुल, जेंटल, स्कर्टली. तो चलिए इसको लिखते हैं. काइंड एडजेक्टिव, स्वीटली एडवर्ब, प्रिटी एडजेक्टिव, केयरफुल एडजेक्टिव, जेंटल एडजेक्टिव एंड स्कर्टली एडवर्ब. बी नंबर क्या है. नाउ चेंज द एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब एंड द एडवर्ब्स इनटू एडजेक्टिव्स एंड राइट देम डाउन इन द गिवन स्पेस. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स. तो आपको बोला गया है कि जो एडजेक्टिव्स है उसको आप एडवर्ब कर दो और एडवर्ब को आप एडजेक्टिव्स कर दो. आप इन बॉक्स से भी हेल्प ले सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे क्या था. काइंड जिसको हमने किया काइंडली, स्वीटली का हमने किया स्वीट, प्रिटी का हमने किया प्रिटली, केयरफुल केयरफुली, जेंटल जेंटली, स्कार्सली स्कर्स. क्वेश्चन नंबर 13. रीड द वर्ब्स रिटन इन द कार्ड्स. तो इस कार्ड्स में लिखे वर्ब को देखते हैं. पहला क्या है. लुक अप, सेकेंड है फ्लिकर्स एंड थर्ड है comes. The poet has used this verb to talk about actions that happen regularly. Now choose the verbs to indicate that these actions will happen tomorrow and fill in the blanks to complete the sentence. The poet has used this verb to talk about actions that happen regularly. तो पोइट्स ने इन वर्ड का यूज़ किया है, इन वर्ब का यूज़ किया है एक्शंस दिखाने के लिए जो कि रेगुलरली होता है. ठीक है. नाउ चूज द वर्ब टू इंडिकेट दैट दिस एक्शंस विल हैपन टुमारो एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. तो आपको ऐसे वर्ब्स को चूज़ करना है जो ये दिखाए कि ये एक्शंस जो है वो कल होने वाला है. ठीक है. मीन आपको फिलिंग ब्लैंक को फिल करना है. ठीक है. पहला क्या है. ए द पोएट विल लुक्ड अप थ्रू द ट्री. तो क्या है. जब हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं. विल और शाल. ठीक है. द पोएट विल लुक अप थ्रू द ट्री. तो इसका आंसर क्या होगा. विल कम. द विंड विल कम सीक्रेटली. सी है. द सनशाइन हैज़ फ्लिकर्ड. सी नंबर क्या है. द सनशाइन हैज़ फ्लिकर्ड और विल फ्लिकर थ्रू द लेस ऑफ लीव्स. तो इसका आंसर होगा द सनशाइन विल फ्लिकर थ्रू द लेस ऑफ लीव्स. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. लेट्स प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन. लेट्स रीड अलाउड द वर्ड्स इन द बॉक्स एंड नोटिस द एंड साउंड. तो ये बॉक्स के वर्ड्स को हम पढ़ते हैं और इसके एंडिंग साउंड को ध्यान देते हैं. ठीक है. फ्रेंड्स, फ्लिकर्स, किसेस, लिप्स, कम्स, थिंग्स, विंस. ऑल द वर्ड्स एंड विद जे साउंड एज इन जू. तो यहाँ पे जितने वर्ड है उसका साउंड एंड में कैसे आता है. जेड की तरह. जैसे कि जू वर्ड जब हम बोलते हैं ना तो जेड जैसे साउंड करता है उसी तरह से हर जगह. फ्रेंड्स, फ्लिकर्स, किसेस, लिप्स, कम्स, थिंग्स, विंग. फिर लेट्स रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड पुट ए टिक ऑन द वंस विच एंड विथ जेड
साउंड एज इन जू। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उन वर्ड्स पे टिक करना है जिसका एंड साउंड जेड की तरह करता है, जैसे कि जू में करता है। ठीक है, पहला क्या है, पहला वर्ड क्या है, पैराम्प्लिक्स, उसके बाद से ट्रिमर्स, उसके बाद से वॉइसेस, उसके बाद से स्पॉट्स, फिजिक्स, स्माइल, क्लिप्स, लाइट्स, शॉक्स। तो जेट की साउंड करने वाला कौन सा वर्ड है, ट्रिमर्स, फिजिक्स, वॉइस, स्माइल्स। तो बोर्ड 1 में क्या लिखा हुआ है, आई लिसन टू माई फ्रेंड व्हेन ही और शी वॉन्ट्स टू शेयर समथिंग, आई हेल्प माई फ्रेंड व्हेन नीडेड। सेकंड क्या है, सेकंड बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, आई वॉक अवे व्हेन माई फ्रेंड फेसेस एनी चैलेंजेस। सेकंड क्या है, माई फ्रेंड शुड टॉक टू मी ओनली। तो पहले बोर्ड में क्या लिखा हुआ है कि जब मेरी फ्रेंड मुझसे कुछ शेयर करती है तो मैं करता है तो मैं उसको ध्यान से सुनता हूँ, उसके बाद से मैं अपने फ्रेंड की हेल्प करता हूँ जब ज़रूरत हो। सेकंड बॉक्स में क्या है कि मैं वहाँ से भाग जाता हूँ, जब मेरे फ्रेंड पे कोई मुसीबत आए तो मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। सेकंड पॉइंट है, मेरा जो दोस्त है वो सिर्फ मुझसे बात करना चाहिए। दैट्स रॉन्ग। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, ये राइट। In which board would you like to write something about you? Think, decide and write something about you on that board. तो आप कौन से बोर्ड में अपने बारे में लिखना चाहोगे, और पहले आप सोचो समझो, उसके बाद से लिखो कि आप क्या लिखना चाहोगे। तो हम आंसर देते हैं, आई वुड लाइक टू राइट ऑन बोर्ड 1 बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ए केयरिंग एंड हेल्पफुल फ्रेंड। तो जैसे कि हमने पहले इसको कहा कि ये करेक्ट है, ये रॉन्ग। ठीक है, तो हम आई वुड लाइक टू राइट ऑन बोर्ड 1, तो हम बोर्ड 1 चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा केयरिंग एंड सपोर्टिव बनना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। खत्म होना कितना बड़ा है, मुंह दुख गया है। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट वन ऑफ योर फ्रेंड्स, यू कैन इंक्लूड द पॉइंट्स गिवन इन द बॉक्स। तो आप अपने किसी भी एक फ्रेंड्स के बारे में कुछ लिखिए, आप इन बॉक्स से आइडियाज़ ले सकते हैं। पहले क्या है, डिटेल्स ऑफ योर फ्रेंड, qualities of your friend, activities you do together, support given, fun activities, occasions you celebrate together। तो पहले क्या लिखना है, अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखना है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में लिखना है, ऐसी चीज़ें जो आप दोनों साथ में करते हो, जैसे कि घूमना, खाना पीना, पढ़ना, खेलना। ठीक है, उसके बाद से सपोर्ट गिवन, आपको कौन सा सपोर्ट दिया या फिर आपने उन्हें कैसे सपोर्ट किया। उसके बाद से फन एक्टिविटीज़, उसके बाद से ऐसा कोई ओकेजन जिसको आपने साथ में सेलिब्रेट किया हो। ठीक है, आंसर देखते हैं। माई फ्रेंड रीना इज़ ए काइंड एंड सपोर्टिव। तो आंसर देखते हैं, माई फ्रेंड रीना इज़ काइंड एंड सपोर्टिव, वी स्टडी एंड प्ले टुगेदर एवरी डे, सी हेल्प मी व्हेन आई हैव प्रॉब्लम्स एंड वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड बर्थडेज टुगेदर, वी ऑलवेज हैव फन एंड शेयर हैप्पी मोमेंट्स। तो हमने अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या लिखा है कि वो बहुत काइंड एंड सपोर्टिव है, हम साथ में पढ़ते एंड खेलते हैं। उसके बाद से सी हेल्प्स मी व्हेन आई हैव प्रॉब्लम, तो जब मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरी हेल्प करती है। एंड हमने साथ में बहुत सारी फेस्टिवल एंड बर्थडे सेलिब्रेट किए, हमें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है और हम बहुत फन एंड हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डू यू नो दैट डिस्कसिंग विद अ फ्रेंड माइट हेल्प यू ओवरकम ए चैलेंज इन योर लाइफ, थिंक ऑफ ए प्रॉब्लम दैट यू हैव फेस्ड, डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड शेयर विद द क्लास हाउ दैट प्रॉब्लम माइट बी सॉल्व। तो 17 नंबर है कि क्या आपको पता है कि आप अपनी प्रॉब्लम अगर डिस्कस करें अपने दोस्तों के साथ तो वो हेल्प कर सकता है आपको चैलेंज को फेस करने में। ठीक है, तो आप ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताओ जिसको आपने फेस किया हो, आपके फ्रेंड और क्लास के साथ डिस्कस करो कि आपने उसको कैसे सॉल्व किया था या कैसे करोगे। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। वंस आई वॉज वॉरिड अबाउट ए स्कूल प्रोजेक्ट, तो एक बार मैं स्कूल प्रोजेक्ट को लेके बहुत परेशान थी। आई टॉक टू माई फ्रेंड अबाउट इट एंड सी हेल्प मी प्लान एंड कम्प्लीट इट स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने अपने फ्रेंड से इसके बारे में बात की एंड उसने मेरी हेल्प की। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड किया और मेरी हेल्प की। टॉकिंग टू हर मेड मी फील कॉन्फिडेंट एंड लेस स्ट्रेस्ड, तो उससे बात करके मुझे कॉन्फिडेंट भी फील हुआ और मुझे स्ट्रेस भी कम हुआ। ठीक है, थिंक एंड से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट विल यू डू इफ़ योर फ्रेंड्स आस्क यू टू डू समथिंग दैट यू कंसिडर इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। तो अगर आपके दोस्त आपसे कुछ कहते हैं कुछ करने के लिए जो आपके हिसाब से एप्रोप्रिएट नहीं, मीन्स सही नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो आंसर देखते हैं, हमें क्या करना चाहिए। आई विल पोलाइटली से नो एंड एक्सप्लेन वाई आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। आई विल ट्राई टू हेल्प माई फ्रेंड्स अंडरस्टैंड
इट्स रॉन्ग। तो सबसे पहले में तो हम उन्हें प्यार से मना कर देंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे और उनको समझाएंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते और हम ये भी चाहेंगे कि वो भी ये चीज़ ना करे, ठीक है। लेट्स लर्न टू से नो, ठीक है। तो चलिए हम नो बोलना सीखते हैं। 90 नंबर क्या है, से नो। क्या है, when someone touch you in a way that make you feel uncomfortable, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कोई ऐसे टच करता है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है या फिर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको वहाँ पे नो बोलना चाहिए, ठीक है। से लर्न टू से नो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको नो बोलना चाहिए। सेकंड क्या है, व्हेन समवन आस्क यू टू accompany और मीट हिम और हर अलोन इन एन आइसोलेटेड प्लेस। तो अगर कोई आपको मिलने के लिए या बात करने की बुलाए ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई आता जाता ना हो या खाली जगह या अकेले में कहीं बुलाए, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। टू मेक यू सेफ इट्स बेटर टू से नो इंस्टेड ऑफ गेटिंग हर्ट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा नो बोलना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है। देखते हैं उसके बाद क्या है, एट 2 more situations when you will say no। तो आप ऐसी कोई 2 सिचुएशन बताओ जहाँ पे आपको नो बोलना चाहिए या आप बोलते हो, ठीक है। पहला क्या है, when someone ask me to do something dangerous or wrong। तो कब हमें नो बोलना चाहिए, जब हमें कोई ऐसा कुछ करने को कहे जो कि गलत है या फिर डेंजर है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको पहले ही नो बोल देना है, आपको वैसी चीज़ नहीं करनी है और आपको कोशिश करना है कि सामने वाला भी ऐसा कुछ ना करे। बी देखते हैं, when someone ask me to keep a secret that worries me। तो सेकंड और एक सिचुएशन क्या है जब आपको नो बोलना चाहिए, ऐसा कोई सिचुएशन जो आपको कोई कुछ बताए एंड आपको उस चीज़ को लेके परेशानी हो, आप उसको लेके थिंक करो कि नहीं ये चीज़ें गलत है या जो भी है। तो ऐसी कोई अगर चीज़ है तो आपको पहले ही नो बोलनी है कि भाई तू मुझे मत ही बता। 20 नंबर देखते हैं, टेल ए स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप टू द क्लास। इट कैन बी ए folk tale or a tale from books. You may also create and tell a story on friendship। तो 20 नंबर में आपको क्या है कि आप फ्रेंडशिप के बारे में कोई एक स्टोरी बताओ। ये तो फिर फोक टेल भी हो सकती है, मेरी पुरानी कथाएं भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी कथा जो आप अभी बना के अपने दोस्तों को सुनाना चाहो, तो आप ऐसी छोटी सी स्टोरी लिखो फ्रेंड्स के ऊपर फ्रेंड के ऊपर और क्लास में बताओ। तो हमने क्या लिखा, हमारी स्टोरी क्या है, चलिए साथ में पढ़ते हैं। वंस देयर वर 2 friends, Tom and Jerry, who always help each other. When Jerry was sad, Tom cheered him up. When Tom needed help with homework, Jerry helped him patiently. Their friendship grew stronger because they cared for each other and said everything happily। तो यहाँ पे क्या छोटी सी कहानी लिखी गई है किसके बारे में, टॉम एंड जेरी के बारे में, जो कि दोस्त जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी जेरी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी तो टॉम उसे हेल्प करता था, अगर टॉम को हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी तो जेरी उसे हेल्प करता था। अगर जेरी किसी बात से लेके उदास होता था तो टॉम उसे चीयर अप करता था, मीन्स उसे हंसा देता था, ठीक है। तो समय के साथ साथ उनकी दोस्ती और गहरी और अच्छी होती गई, ठीक है। अगर आप अपने फ्रेंड्स का केयर करोगे, उन्हें सपोर्ट करोगे, उन्हें किसी भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ोगे, किसी की बात सुन के उनसे झगड़ा नहीं करोगे, तो आपकी दोस्ती ऐसी हो जाएगी कि उस दोस्ती की मिसाल दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्ती ऐसे निभाओ कि लोगों के लिए आपकी दोस्ती मिसाल बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ए, वी विश आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स स्पेशल ओकेजन्स इन डिफरेंट वे। ए ग्रीटिंग कार्ड इज वन ऑफ देम। हेयर इज ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर द न्यू ईयर, रीड इट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 ए में क्या कहा गया है कि हम अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को किसी स्पेशल ओकेजन, चाहे वो बर्थडे हो या फिर फैमिली ओकेजन्स हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, तो उसको हम बहुत अलग अलग तरीके से उन्हें विश करते हैं, ठीक है। तो उसका और एक तरीका क्या है, हम ग्रीटिंग कार्ड बना के देते हैं या फिर ख़रीद के देते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रीटिंग कार्ड दिया गया है, आप उसको पढ़ें। विथ लव अंबिका। तो ये विश किसने दिया है, अंबिका ने। किसे, संगीता को। क्या विश किया उन्होंने, न्यू ईयर विश किया है। क्या क्या है कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो और खुशियों से भरा हो, ठीक है, आपके सारे सपने पूरे हो। चलिए देखते हैं उसके बाद से क्या है। नाउ प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर फ्रेंड्स बर्थडे एंड राइट ए बर्थडे विश। तो आप एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर करो अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करने के लिए। चलिए हम साथ में देखते हैं। डियर नीति, विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। May your day be filled with joy, laughter and wonderful surprise. Hope this year bring you lots of success and happiness with love, नैन। तो ये लेटर किसने लिखा है, नैन ने। किसे,
सॉरी लेटर नहीं है। सो ये ग्रीटिंग, सो ये बर्थडे विशेस का गिफ्ट किसने लिखा है? नैन ने। किसके लिए? नीति के लिए। उसने क्या लिखा है कि हैप्पी बर्थडे, पहले तो उन्होंने विश किया है, उसके बाद से कहा है कि आपका ये साल, आपका ये बर्थडे बहुत खुशी से और हंसी खुशी से जाए, और आपका ये साल सक्सेस, हैप्पीनेस और लव आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए लेके आए। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो हमारे क्लास 6 की जर्नी आज यहीं पे ख़त्म होती है।